Assalamualaikum everybody and welcome to DK Study Hub. And this is day two and demo lecture two. And we have studied law of demand, law of supply, and difference between change in demand and change in quantity demand in the last session. And today we are gonna continue our last session, and then we're gonna talk about assumptions of law supply and exceptions. And after that, we're gonna start a new topic. So yeah, let's begin. First of all, assumption of law of supply. um जैसा हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लॉ ऑफ सप्लाई और प्राइस का जो है वो एक डायरेक्ट रिलेशन है, और ये जो है जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं मैं आपको, देन उसके बाद जो है हमारी रह गई थी एजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जैसे हम लोग, और मैंने नोट्स में अपने पूरी हेडिंग वाइज लिखा हुआ है, आपने भी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी को फॉलो करते हुए अपने एग्जाम के अंदर यही पैटर्न पैटर्न फॉलो करते हुए लिखना है। तो इसकी जो एजम्पशंस हैं वो ये हैं। एजम्पशंस का मैंने आपको मीनिंग बता दिया था कि एक चीज़ एज्यूम करना। एक्सेप्शंस तो खैर नेम से ही जाहिर है कि एक्सेप्ट दिस। तो एजम्पशन एक चीज को एज्यूम करना कि अगर ऐसा होगा तो लॉ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल करेक्ट होगी, वरना ये पुराना या थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे पहली चीज जो है वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज शुड नॉट बी डिस्टर्ब और इम्प्रूव। ये इसकी फर्स्ट एग्जाम्पशन है। आप लोगों को वैसे ही समझ आ गया होगा कि ये इम्प्रूव ना हो, एज इट इज है, वरना ये लॉ जो है थोड़ा वो इनवैलिड सा हो जाएगा। पीस एंड सिक्योरिटी शुड नॉट बी डिस्टर्ब, प्रोडक्शन टेक्निक शुड नॉट बी डिस्टर्ब। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा या कम होगी तो भी सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, इसलिए इसको भी कांस्टेंट रखना है हमने। टैक्स रेट्स जो हैं वो भी इंक्रीज या डिक्रीज ना हो, उसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है, तो जो है हमारा जो है वो सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, एंड सो ऑन। फिर है क्लाइमेटिक सिचुएशन जो है हमारी वो चेंज ना हो। ये सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट रहेंगी तो हमारा लॉ जो है बिल्कुल स्मूथली जाएगा। अब इसकी एक्सेप्शन देख लेते हैं कि क्या है। लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ अनएक्सेप्टेड फेवरेबल एग्रीकल्चर बम्पर क्रॉप्स। इसका क्या मतलब है? इन दिस सिचुएशन देयर विल बी मोर सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स इवन एट द लोअर प्राइस। इसकी एक नीचे छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है कि जो है बम्पर क्रॉप्स के अंदर जो है ये हमारा लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा जॉइंट प्रोडक्ट्स जो भी हैं, अगर वो होंगी तो भी हमारा लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स गो अप, जब भी प्राइस जो है हमारी किसी भी कमोडिटी की सब बढ़ेंगी तो सप्लाई भी एज यूजुअल ज़्यादा होगी, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। ये हमारे लॉ के मुताबिक जो है हमारी प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, एंड सो ऑन। तो इंक्रीज इन सप्लाई जो है वो दूसरे गुड्स पे क्या इफेक्ट करती है, वो तो इसके अंदर थोड़ा सा लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल हम जो है इफ इट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शीप या मटन, अगर मटन या शीप की प्राइस जो है इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी मटन या शीप की एट द सेम टाइम। लेकिन जो है हमारी जो शीप या मटन की जो है वो प्राइस तो बढ़ रही है, लेकिन एक और जो शीप के अंदर से एक और प्रोडक्ट निकलती है जो कि वूल होती है। अगर वूल, क्योंकि हमारी शीप की सप्लाई बढ़ेगी तो हम लोग जो है वो ज़्यादा स्लॉटरिंग करेंगे शीप्स की, एंड देन जो है हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे हमारी डेली लाइफ में। एंड तो है जो है वो इस तरह जो है शीप के अंदर सिर्फ गोट्स के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, और भी पार्ट्स होते हैं जिसमें वूल भी होता है। तो जितने हम लोग शीप वगैरह को हम यूज़ करेंगे, जितनी उसकी सप्लाई बढ़ेगी तो उसके साथ साथ वूल वगैरह भी हमारे पास जमा होगा, तो वो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो हमारी जो प्राइस थी वो एग्जैक्ट
बेसिकली सेम रही या फिर वो बढ़ी नहीं, वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि वूल एक ऐसी चीज़ है जो इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता, ना एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर एक तरफ हमारी मटन की प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो दूसरी तरफ हमारी वूल की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रही है, जिससे थोड़ा सा हमारा लॉ एप्लीकेबल नहीं दिख रहा। तो ये इसकी एक है दो एक एग्जांपल थी, और इसकी दो एक्सेप्शंस थी। आप लोग चाहे तो वन और टू इस पे डाल के पैराग्राफ्स पे दो पॉइंट्स बना ले, वरना ऐसे दो डिफरेंट पैराग्राफ्स करके लिख सकते हैं। एंड देन हमने ये वाला लास्ट हमने टॉपिक पढ़ लिया था। आ, और आप लोगों को उम्मीद है समझ भी आया होगा। देन हम लोग जो है आज बड़े ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, काफ़ी ये थोड़ा लेंदी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हमारा 30 डेज का सेशन है, और हमारा जो है वो क्रैश कोर्स है। हम विद इन 30 डेज या 40 डेज जो है अपना एग्जाम्स के हवाले से ख़त्म कर देंगे। तो इसके अंदर जो एक और चीज़ थी वो थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी बहुत टेस्ट होता है। तो आए देखते हैं इसका क्या सबसे पहले कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी। वैसे अगर हम देखा जाए तो इलास्टिसिटी, क्योंकि नाम से ही जाहिर है कि एक इलास्टिक चीज़ जैसे रबर बैंड होता है उसे खींचते हैं, उसको हम इलास्टिसिटी या इलास्टिक कहते हैं। अब इलास्टिक व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेट्स फाइंड आउट। तो in elasticity of demand measured how quantity demand may vary due to change in its price. It measures the response of a particular commodity to a given variation towards its price. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर करती है कि एक हमारी जो प्राइस है उसके लिहाज से डिमांड जो है कितना उस पर फर्क पड़ा और कितना चेंज हो रही है, कितना वेरी कर रही है। मतलब जैसे जैसे प्राइस कम या ज्यादा हो रही है तो डिमांड किस किस तरह से इलास्टिकली, या तो वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है या बहुत कम बढ़ रही है, या बढ़ ही नहीं रही है, एक सेम पेज पे जा रही है, तो वो हम उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब इसकी एक नीचे छोटी सी डेफिनेशन है, वो भी एग्जैक्ट उसका भी मीनिंग सेम है। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी टू द गिवन वेरिएशन ऑफ इट्स प्राइस। जैसे कि ऊपर वाले कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया कि प्राइस जितनी वेरिएट करेगी उतनी ज़्यादा हमारी डिमांड जो है वो आगे पीछे होती रहेगी। और वो हम लोग जो है उसकी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस के किस किस तरह से रिस्पॉन्स दे रही है हमारी डिमांड, वो हम देखते हैं लास्ट डिग्री ऑफ डिमांड में। इसके थ्री जो है वो मेन सब हेडिंग्स हैं। मतलब मेन टाइप्स जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वो तीन हैं। और फिर उसके जो मेन टाइप्स है उसके अंदर भी सब मेन टाइप्स हैं इसकी। तो पहले हम लोग इसके टाइप्स पढ़ते, टाइप्स की अंदर भी उसकी टाइप्स हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की टाइप है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि हमारी जो डिमांड है वो जो है इनकम को देखते हुए बढ़ती या कम होती है, और हम उसकी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करते हैं। जैसा मैंने अभी ऊपर वाली डेफिनेशन में बताया, वहाँ प्राइस से हम रिस्पॉन्सिवनेस देख रहे थे, यहाँ पे हम इनकम से देखेंगे। तो मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन कंज्यूमर इनकम। तो एग्जैक्टली मैंने अभी आपको यही बताया कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी तो उसके डिमांड में क्या फर्क आएगा, वो हम लोग जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखेंगे। बाई ईडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में आई आई से डिनोट होता है इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए अगर आई यहाँ लिखेंगे तो फिर ये वैलिड नहीं होगा। तो हम वाई से हमेशा इनकम डिनोट करते हैं, इसलिए वाई लिखा है। इसका फंक्शनल फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। आपने भी एज इट इज ही अपने एग्जाम में लिखना है मोस्टली जो है, या तो एक टाइप दे देते हैं एग्जाम में और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और आपने एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बोले डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी, तो आपने एज इट इज जो है ये वाली इसका कॉन्सेप्ट लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद जो है आपने इसके यहाँ पे अगर आपको मेंशन करना है तो आप लिख लें कि दे आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर उसके बाद जो टाइप आपसे पूछ उसको आप लोगों ने जो है फिर नीचे तीन वो जो मेन इसकी
टाइप्स हैं उसको आपने जो है लिस्ट डाउन कर लेना है। देन उसके बाद आपने मेन जो क्वेश्चन पूछा है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करना है, तो आप उस पर आ जाएंगे। फिर उसकी डेफिनेशन है, उसका फंक्शनल फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद जो है आ जाते हैं हम, आप लोगों को होप तो ये समझ आ गया होगा। अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं। इसकी तीन टाइप्स हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की: नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर एंड सुपीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स जो होते हैं वो नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो है। और क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस। इस नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है। तो इसके अंदर हमारा जो है एक अगर एग्जांपल लेना चाहें तो हमारी जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो कोई भी नॉर्मल गुड होगा या ग्रॉसरीज या कुछ भी, तो वो हमारी इंक्रीज हो जाएंगी। फिर उसके बाद है हमारा इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड्स के अंदर हमारी जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है लेस देन जीरो। वहाँ हमारी लेस देन ग्रेटर देन जीरो थी। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड है डिक्रीजेज एंड इनकम इंक्रीजेज। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो थोड़े इंफीरियर होते हैं, नाम से ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है तो हम जो है ये समझ लें कि दूसरे गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये वाले गुड्स जो है वो इंफीरियर होते हैं, मतलब थोड़े से ये लो। जैसे ऑल्टरनेट गुड्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जब हमारी जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई तो हमने जो है दूसरे प्रोडक्ट की परचेजिंग कर ली, तो वो हमारे इंफीरियर गुड्स होते हैं। जैसे ही इनकम हमारी इंक्रीज हुई तो हमने स्विचिंग कर ली प्रोडक्ट की। उसके बाद जो है हमारा थर्ड है लग्जरी गुड्स। ये जो है इसमें जो है हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। ये क्यों है? क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनल एज एन इनकम इंक्रीजेस। लग्जरी गुड्स है, लग्जरी गुड्स तो पता है जैसे कि हमारी कार्स हो गई, गोल्ड हो गया, गोल्ड की ज्वेलरी, जेम्स एंड जो हमारे प्रीशियस मेटल्स हैं वो सारी चीज़ें हो गई। ये सारे हमारे लग्जरी गुड्स होते हैं। तो जो है हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है मोर देन प्रोपोर्शनली देन इनकम, क्योंकि इन गुड्स की जो है हमेशा डिमांड रहती है, क्योंकि ये लग्जरी गुड्स कहलाते हैं। उसके बाद है नेसेसिटीज, जो कि हम लोग नॉर्मली जो है हमें यूज करनी होती है, विच इज नेसेसरी। नेसेसिटीज आर वो गुड्स जो हम लोग जो है अपने नेसेसरी यूज ही करने होते हैं हमें यूज। तो इसकी मतलब इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हम लोग सर्वाइवल हमारा मुश्किल है। तो नेसेसिटीज इसकी जो है वो मैंने नंबरिंग नहीं की। यस, तो ये क्या है, जीरो is less than income, elasticity of demand is less than one, quantity demand increases less than proportionally as income increases। तो जो है क्वांटिटी डिमांड तो वो ही रहेगी, मतलब ये तो नेसेसिटीज हैं, ये तो चेंज नहीं हो सकती। तो जो क्वांटिटी डिमांड जो है लेस प्रोपोर्शनली इंक्रीज होती हैं अगर इनकम इंक्रीज होती है। तो ये हो गए हमारे चार टाइप्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। उसके बाद आ जाते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो है जो अभी हमने ऊपर भी इसका थोड़ा सा वो किया था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी इसका थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट लिया था, वही वाला है। इसके अंदर की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिजाइन टू मेजर how much quantity demand of a particular commodity may vary due to variation of its price, income of the consumer and related goods remain unchanged। इसकी ये जो है हमारी assumption है कि इनकम जो है कंज्यूमर की वो सेम रहे और रिलेटेड गुड्स रिमेन अनचेंज। और इसका फॉर्मूला क्या है? ये प्रोपोर्शनली या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और या परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर इसको आप प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस भी कह सकते हैं।
अब इसकी काइंड्स पे आ जाते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो काइंड्स हैं वो क्या क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में है फॉलोइंग काइंड। सबसे पहले आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि डिमांड फॉर अ गुड इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन द डिमांड वेरी फ्रॉम द सेम प्रोपोर्शन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक नॉर्मल हम लोगों ने जो डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था एग्जैक्टली वैसे ही है कि जितनी हमारी प्राइस बढ़ेगी उतनी हमारी डिमांड कम होगी, और जितनी प्राइस हमारी जो है वो कम होगी उतनी डिमांड हमारी इंक्रीज होगी। तो ये हमारा एक नॉर्मल से इलास्टिक डिमांड का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड rises by 25% and the demand for good in response also contracts of 25% or falls by 25 and demand also expands by 25%, तो जो है इट इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड। तो डायग्राम से इसके अंदर बनानी है, ये थोड़ा सा जो है लेंदी होता है। इला का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की काइंड जो है वो थोड़ी लेंदी है, तो इसके अंदर जो है हमने डायग्राम वगैरह से भी प्रॉपर शो करना होता है कि किस तरह से जो है हमारी डिमांड बढ़ रही है और प्राइस का क्या फैक्टर है। तो इधर जो है जैसे हमारी प्राइस जो है 25% से डिक्रीज हुई है, तो हमारी जो डिमांड है वो एक्सपेंड हो गई, मतलब बढ़ गई। एक्सपेंड को बढ़ना भी कहते हैं। तो वो इस तरह मैंने एरोज भी लगाए। प्राइस कम हुई तो डिमांड एग्जैक्टली उसी रेशियो इस या परसेंटेज से बढ़ गई। तो ये हमारा जो होता है इलास्टिक डिमांड है। नॉर्मली हमने वाई एक्सेस पे जो है यहाँ प्राइस लिया था, एक्स एक्सेस पे हमने क्वांटिटी डिमांड लिया था। देन जो है हमने फिर से जैसे ही हमने प्राइस 25% से कम की तो हमारी डिमांड जो है 25% से बढ़ गई। ये हमारा कहलाएगा इलास्टिक डिमांड, और ये इसका जो है कर्व बन जाएगा। उसके बाद जो आता है सेकंड हमारा सब हेडिंग, वो है हाईली इलास्टिक डिमांड। तो हाईली इलास्टिक डिमांड के अंदर क्या होता है, डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन a small change in the price of a good brings a change of a greater portion in its demand। डिमांड जो है हाईली इलास्टिक जब होती है जब हल्का सा चेंज आए प्राइस के अंदर और पूरा जो है डिमांड काफी मेजर पोर्शन से जो है बढ़े, वो हम हाईली इलास्टिक डिमांड कहेंगे। इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है। सादर इफ द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस बाय 10%, इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 50%। तो जो है अगर डिमांड हमारी प्राइस जो है 10% से बढ़ जाएगी तो हमारी जो है डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, मतलब कम हो जाएगी 50% से। मतलब कोई भी चीज हम लोग ऐसी प्राइस किसी भी ऐसी चीज की 10% प्राइस कम हो, जैसे आजकल कोई भी एग्जांपल जैसे का 10% डिस्काउंट भी चल रहा होता है अगर कहीं दराज में, या फिर ब्रांड्स के ऊपर 10% भी अगर हमारी प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, मॉल्स में और फुली क्राउडेड हो जाता है। तो कुछ इस तरह की एग्जांपल है ये कि अगर 10% हल्की सी हमारी जो है प्राइस कम होती है तो फौरन से हमारी डिमांड तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंड कर जाती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसका हम लोग जो है वो देख लेते हैं डायग्राम। वाई एक्सेस पे एज यूजुअल हमने प्राइस लिया, एक्सेस पे हमने क्वांटिटी डिमांड लिया। और ये आप लोग एरोस देख रहे होंगे कि जैसे ही हमारा इतनी सी क्वांटिटी में हमारी जो है वो प्राइस कम हुई है, मतलब 10%, और हमारी जो डिमांड है वो बढ़ रही है 50% से। तो आप लोग इस बॉक्स से भी आपको समझ आ रहा होगा कि हमारी जैसे इतनी सी प्राइस जो कम हुई है और हमारी डिमांड जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई। तो अब आप लोगों को होपफुली ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि हाईली इलास्टिक मतलब कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच हो गई डिमांड, इलास्टिक हो गई, हाईली इलास्टिक हो गई।
उसे हम कहेंगे हाईली इलास्टिक डिमांड। कि एक हल्की से प्राइस की कम बढ़ने या कम होने से डिमांड जो है वो कुछ ज्यादा ही कम हो जाए, या तो या बढ़ जाए। उसके बाद हमारा थर्ड जो है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सॉरी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। It is also called infinite elastic demand. It represents total responsiveness of quantity demand to price changes. At the price of rupees 2, consumer will demand an unlimited quantity of a good. In this situation, demand curve become a horizontal straight parallel to x-axis. Perfectly inelastic डिमांड, इसके अंदर क्या, ये एक इन्फिनाइट इलास्टिक डिमांड है। इसकी प्राइस जो है वो एक, यहाँ पे हमने डायग्राम से मैं आपको समझा देती हूँ, फिर इसकी एग्जांपल दे दूंगी। कि हमने वाई एक्सिस पे प्राइस ली है, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है क्वांटिटी डिमांड। और यहाँ आप देख रहे होंगे प्राइस जो है हमारी कांस्टेंट है। और हमारी जो है डिमांड हमारी बढ़ रही है। मतलब एक अनलिमिटेड क्वांटिटी से डिमांड बढ़ती चली जा रही है। एक ये इनफिनाइट सा जो है वो शो कर रही है कॉन्सेप्ट के इनफिनाइटली ये हमारी जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है, जबकि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। इसकी एग्जांपल ये ले लेते हैं कि अगर 2 रुपीस की, हाँ, पाकिस्तान में कोई कैंडी आ जाती है या कोई स्वीट आ जाती है, तो वो कैंडी जो है उसकी प्राइस जो है बहुत सालों से 2 रुपीस ही चल रही है, लेकिन डिमांड जो है उसकी दिन ब दिन अनलिमिटेड क्वांटिटी में बढ़ती रहती है। तो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें प्राइस जो है हमारी कांस्टेंट रहती है और डिमांड भी अनलिमिटेड क्वांटिटी से एक रेशो के साथ बढ़ती चली जाती है। तो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब हम लोग चलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक की तरफ। इट इज कॉल्ड जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट exhibits zero responsiveness no matter what price is changed and quantity demanded remains the same. Or for example, if the price of the petrol or medicine increases, uh, the quantity demand will stay the same. ये आप लोगों को वैसे ओवरऑल इसकी एग्जांपल से ही समझ आ गया होगा। परफेक्टली इनेलास्टिक होता है कि उसकी प्राइस जो है बढ़ती चली जा रही है। यहाँ के आप डॉट से देख रहे होंगे प्राइस जो है यहाँ ये वाली लाइन से फिर ये वाली लाइन की तरफ चली गई है, और क्या कहते हैं प्राइस जो है बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इसकी जो डिमांड है वो जो है वो अभी तक सेम ही है, मतलब। और इसकी एग्जाम्पल जो है बड़े मजे की है, जैसे पेट्रोल हो गया या फिर हमारी मेडिसिन हो गई। तो जो है मेडिसिन या हमारी पेट्रोल की प्राइस चाहे जितनी भी इंक्रीज हो जाती है, तो ये एक ऐसी चीज है कि ये जो है वो सेम रहता है, मतलब क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है और इसके बगैर जो है हम लोग ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। तो हमारी जो है वो चाहे प्राइस कितनी भी पेट्रोल या गैस की बढ़ जाती है, तो हमारी डिमांड जो है उसकी इतनी ही रहती है। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि अगर ये 1000 पर लीटर पे भी पेट्रोल चला जाए तो उसकी डिमांड जो है वो एग्जैक्टली सेम रहती है, ये कम नहीं होती। सेम विद द मेडिसिन के, अगर मेडिसिन की जो प्राइस वगैरह है वो हम लोग बढ़ जाती है, या भी हमने रिसेंटली देखा होगा कि एक टैबलेट्स आती है पेनाडोल, या इस टैबलेट्स जो है उसकी जो है सप्लाई में कमी हो गई थी, लेकिन उसकी डिमांड जो है और हाई हो गई थी, डिक्रीज नहीं हुई थी। तो इससे हमें क्या पता चला कि प्राइजेस और प्राइजेस के बढ़ने या कम होने से इसकी डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये एक परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है, मतलब डिमांड जो है वो स्टेटस सेम। या आपको ये वाली क्वांटिटी डिमांड की जो है एक वर्टिकल लाइन दिख रही होगी, उसमें आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हमारी जो
वो है डिमांड है वो एग्जैक्टली सेम चल रही है। तो जो है इससे जो है आप लोगों को इजीली ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा कि परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है। अ, और इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, लास्ट हमारी हेडिंग है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जो कि है इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या है, प्राइस ज्यादा हो या कम हो, आ, यस सो हाँ सॉरी, मैं कहा पे थी, प्राइस ज्यादा हो या कम हो, हमारी डिमांड जो है वो एक बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर बढ़ेगी। ये बिल्कुल रेप्लिका है इलास्टिक डिमांड का। उसके अंदर क्या हो रहा था, या मिरर व्यू है इलास्टिक डिमांड के। इलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा था कि जो है हमारी प्राइस जो है वो बढ़ रही थी जब, तो हमारी जो है डिमांड जो है वो कम या ज्यादा हो रही थी, एग्जैक्टली सेम। इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारी प्राइस जो है वो जितनी बढ़ रही या कम होगी, उससे जो है डिमांड पे बहुत थोड़ा सा जो है अफेक्ट होगा। तो ये हमारी जो हो जाएगी इलास्टिक डिमांड इसे कहेंगे। तो demand for goods is said to be elastic demand if the change in the quantity demand is less proportional to change in the price. As I've said कि हमारी डिमांड जो है वो उसकी रिस्पॉन्स जो है वो कोई इतना ज्यादा नहीं होगा। अगर प्राइस कम हो या ज्यादा हो, वो कोई बहुत ही कम अफेक्ट करेगी हमारे डिमांड के ऊपर। तो एज शोन इन डायग्राम, डायग्राम भी हम लोग समझ लेते हैं कि वाई एक्सेस पे हमने लिया है प्राइस, और एक्स एक्सेस पे लिए हमने क्वांटिटी डिमांड। और 25% अगर हमारी प्राइस कम होगी, और तो जो है हमारी क्वांटिटी डिमांड 5% बढ़ेगी, एंड सो ऑन। और इसका कर्व आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये इसका कर्व है कि जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में डिमांड बढ़ी है। और जो है अगर प्राइस जो है वो 25% से बढ़ेगी, तो क्वांटिटी डिमांड जो है 5% से कम हो जाएगी, मतलब बहुत ही कम अफेक्ट आएगा प्राइस पे। इसको ही हम ये वाली एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जैसे हमारा जो है लग्जरी आइटम्स हैं या लग्जरी गुड्स हैं, तो अगर उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाती है मोस्टली, अगर मर्सिडीज है या फिर रेंज ओवर है या कोई सी भी लग्जरी स्पोर्ट्स कार है, तो जो है अगर उसकी प्राइस थोड़ी सी कम हो गई, मतलब 25% कम हो गई, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स प्राइस, लेकिन जो है अगर एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम उसकी बात कर लें रेंज ओवर की, तो अगर उसकी प्राइस जो है 5 करोड़ है या 10 करोड़ है, और वो 25% जो है वो डिक्रीज हो जाती है, तो क्या वो उसके डिक्रीज होने से नॉर्मल जो हम लोग हैं हमारे ऊपर उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर वो 10 करोड़ की थी, और अगर प्राइस इसकी कम हो के एज्यूम कर लेते हैं कि 9.5 पे चली गई, मतलब वो 5 लाख रुपीज जो है वो कम हो गई, तो इससे हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो हमारे लग्जरी कार है वो उसकी प्राइस कम होने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 5 लैक्स कम होने से क्या हम उस कार को फिर भी परचेज कर सकते हैं? तो द आंसर इज नो, क्योंकि वो एक लग्जरी प्रोडक्ट है, तो सिर्फ जो है वो एलीट क्लास ही उसको परचेज कर सकती है। इसलिए इलास्टिक डिमांड के अंदर हमेशा ये वाला आपको सिनेरियो शो होगा कि अगर इसकी प्राइस जो है कम भी हो रही है और डिमांड इसकी बहुत कम क्वांटिटी से बढ़ रही है, तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि एक लग्जरी गुड्स को डील कर रही है, और उसके बैकग्राउंड ये हो सकता है
कि अगर उसकी कुछ पोर्शन, काफी ज्यादा मेजर पोर्शन से भी अगर प्राइस कम हो रही है, तो हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो है हम एक चीज परचेज ही नहीं कर सकते, चाहे उसमें 5 लाख रुपीस जो है वो माइनस करके हम उसे परचेज करें। एक चीज 10 करोड़ की है और अब हम लोग उसके अंदर 9.5 करोड़ की हो गई है, और क्या अब हम लोग उसे परचेज कर सकते? तो हम लोग इसको इजीली परचेज नहीं कर सकते। अगर हम लोग नॉर्मल क्लास की बात करें, तो नॉर्मल क्लास जो हमारी, अगर पाकिस्तान की बात करें, और उसके अंदर अगर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं कि मोस्टली जो है वो, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। सिर्फ जो है मेजर पोर्शन जो है हमारा, एक मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं जो कि लग्जरी गुड्स जो है नहीं अफोर्ड कर पाती। तो इसको जो अफोर्ड कर सकता है वो सिर्फ एलीट क्लास जो है वो अफोर्ड कर सकती है। इसकी वजह से इसकी प्राइस में जो है इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये जो है हमारा लास्ट हेडिंग दी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की काइंड्स की। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। एक दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि हमने जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो हमने फर्स्ट हेडिंग पढ़ी थी वो इलास्टिक डिमांड थी। इसके अंदर प्राइस जो है वो जैसे 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 बढ़ रही थी, तो एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन से हमारी डिमांड बढ़ रही थी। एंड देन हमारी हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या हुआ कि हमारी जो है, अगर स्लाइटली प्राइस कम हो रही थी तो डिमांड एकदम से ज़्यादा हो जाती थी। ये अगर प्राइस बहुत थोड़ी सी बढ़ती थी तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन में कम हो जाती थी। तो ये हाईली इलास्टिक था, मतलब प्राइस के ज़रा सा कम होने या ज़रा सा ज़्यादा होने से हमारी डिमांड काफ़ी बड़ा एक्सपेंड हो रही थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। तो ये हमने हाईली इलास्टिक डिमांड में पढ़ा। देन हमने परफेक्टली इलास्टिक में पढ़ा कि हमारी प्राइस जो है वो कांस्टेंट रही और हमारी डिमांड जो है एक सेम प्रोपोर्शन के साथ बढ़ती रही। देन हमने पढ़ा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के जो है हमारी प्राइस जो है बढ़ती चली जा रही है, लेकिन डिमांड जो है एक स्ट्रेट लाइन हमें शो कर रही है वाई एक्सिस की तरफ कि हाँ, जितनी भी प्राइस बढ़ जाए लेकिन डिमांड जो है इसकी रिमेज द सेम। तो इसका जब भी हम इसे परफेक्टली इनइलास्टिक कह रहे हैं। देन उसके बाद हमने अभी लास्ट में जो है इनइलास्टिक का पढ़ा, कि अगर हमारी प्राइस जो है काफ़ी सारी कम हो जाए, मतलब एक गुड रेज या फॉल इन प्राइस हो, लेकिन जो है हमारी डिमांड जो है बहुत ही कम एक्सपेंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो। तो ये हो गया हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। अब हमारा जो है आज का लास्ट टॉपिक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद जो है हम वाइंड अप करेंगे। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द वन गुड चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द अदर गुड्स। इसका क्या मतलब है कि ये रिस्पॉन्सिवनेस शो देखती है या मेजर करती है क्वांटिटी डिमांड की, या एक गुड्स के चेंज होने से दूसरे गुड्स के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है। ये इसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, कि एक चीज की डिमांड के कम या ज्यादा होने से दूसरे गुड की प्राइस में क्या अफेक्ट पड़ता है या डिमांड में क्या अफेक्ट पड़ता है, उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसका फंक्शनल फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन गुड बी। तो जो है इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। वैसे इसके न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते, लेकिन आप लोग जो है एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज ही इसकी प्रेजेंटेशन करिएगा। उसके बाद है इसकी तीन बस टाइप्स हैं। सबसे पहले है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेट्स, क्या ऑल्टरनेट से आपको पता है, मतलब हम एक चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ ले लेंगे। एक चीज़ और पर को छोड़ के हमने जो है वो मिल्क पैक ले लिया, और पर को छोड़ के हमने और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमने ले ली। तो वो हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गई। और एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड भी इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द गुड ए।
तो ये जो है सब्स्टिट्यूट में क्या हो रहा है कि दो सब्स्टिट्यूट हैं, सेम प्राइस है, हम ये भी परचेज करते हैं, ये भी परचेज कर सकते हैं। तो एक गुड बी अगर इंक्रीज होगी तो गुड ए भी इंक्रीज हो जाएगी सब्स्टिट्यूट के अंदर। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड बी डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ गुड ए। जैसे जैसे हमारी प्राइस जो है गुड बी की इंक्रीज हो रही है, तो गुड ए की जो डिमांड है वो कम हो रही है। तो ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट। और इसके अंदर क्या शो हो रहा है कि हमारी ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 0 है। तो हमारी जब हमारी एक गुड की प्राइस जो है बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल ऑपल्स ऑपल्स हो गए या मिल्क पैक हो गया, इसकी हमारी जो है वो प्राइस बढ़ रही है, तो जो है हमारी डिमांड जो है गुड बी की, मतलब एज्यूम कर लें गुड ए जो है हमारे मिल्क पैक है और गुड बी हमारे ऑल पर्स है। तो हमारी जो है गुड बी की अगर प्राइस जो है इंक्रीज, मतलब कि ऑल पर्स की प्राइस अगर इंक्रीज होगी, तो डिमांड जो है मिल्क पैक की वो डिक्रीज हो जाएगी। इसको हम जो है वो इसका सेकंड टाइप कहेंगे। अनरिलेटेड गुड्स के अंदर क्या है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज, इट इक्वल्स टू 0। और इसके अंदर क्या है, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड बी डज नॉट अफेक्ट द डिमांड ऑफ द गुड ए। तो ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा अनरिलेटेड गुड्स, मतलब एक तरफ मैंने रख लिया है चॉकलेट्स। मैं कंपैरिजन भी इररेलेवेंट सा कंपैरिजन या अनरिलेटेड कंपैरिजन करती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। एक तरफ हम लोग रख लेते हैं चॉकलेट की प्राइस और दूसरी तरफ लग लेते हैं हम अपनी शैम्पूस की प्राइस। तो जो है हमारे चॉकलेट की प्राइस अगर बढ़ेगी या कम होगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर हमारे शैम्पू की प्राइस कम हो रही है बढ़ रही है, क्योंकि दे आर नॉट रिलेटेड, उसकी बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। वो एक एज है हम लोग जो है वो ब्यूटी के लिए हम लोग अपने यूज करते हैं बहुत सारे शैम्पूज वगैरह। और जो है चॉकलेट जो है सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए या वो कंजम्पशन के लिए यूज होता है वो। तो दोनों एक बहुत ही डिफरेंट चीज है, अनरिलेटेड गुड्स हैं। तो अगर एक की प्राइस चेंज हो रही है तो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड अनरिलेटेड गुड्स। तो होपफुली आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी इजीली समझ आ गया होगा कि अनरिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्स, क्या क्या हमने यहाँ जो है वो पढ़ा है। सब्स्टिट्यूट का मैंने बता दिया, ऑल्टरनेट्स को कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स का मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद जो है हम लोग अनरिलेटेड गुड्स का मैंने आपको बता दिया कि अनरिलेटेड गुड्स जो है वो क्या होंगी। तो होपफुली आपको ये पूरा सेशन इजीली समझ आया होगा और लास्ट सेशन की तरह आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर जो है आप लोग डायरेक्ट मैसेज करके या कहीं से भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से मुझे जो है अपनी क्यूरीज वगैरह डिस्कस कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आप सबको वन बाय वन रिप्लाई दूंगी। और कोई भी क्यूरी होगी तो मैं उसको बहुत जल्दी ही आपकी सॉल्व कर दूंगी। मैं थोड़ा सा आपको ये ओवरव्यू दे देती हूँ, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड, नो सॉरी, लॉ ऑफ सप्लाई की एजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस। उसके अंदर उसके बाद हमने पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो है मैं आपको एक ये बात भी बता दूं कि इसका जो क्वेश्चन है वो कोई भी एक टाइप पूछ सकता है, उसके साथ वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन वगैरह भी पूछ सकता है, तो आपने एज इट इज लिखना है। और इसके अलावा ये एज अ लॉन्ग भी पूछ सकता है, इसके सारी टाइप्स। वरना जो है मोस्टली ये भी होता है कि इसकी दो टाइप्स को लेके जो है वो आपको इस बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन इनकम इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आप लोगों ने जो है, क्योंकि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि
हमने जो है लाइन लगा के डिफरेंस हमेशा की तरह नहीं करना। तो क्योंकि हम लोग ग्रेजुएट लेवल पे आ चुके हैं, तो हम लोग जो है हेडिंग वाइज भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेडिंग लगाई, फिर डेफिनेशन है उसका, फॉर्मूला है, उसकी टाइप्स आ गई। तो ये काफ़ी जो है वो लेंदी हमारा एक सवाल बन गया। फिर उसके बाद हमने प्राइस इलास्टिसिटी की लगाई, उसकी टाइप्स डिस्कस की। तो इस तरह जो है, इस तरह भी हम लोग जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। और नीचे एक कंक्लूजन आप लिख देंगे कि दोनों का जो है मेन डिफरेंस क्या है। अगर वैसे देखा जाए तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टूवर्ड्स प्राइस होती है, कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में होता है कि इनकम के बढ़ने या कम होने से डिमांड में क्या चेंज हो रहा है। तो आप ये एक छोटा सा कंक्लूजन लिख देंगे। तो इस तरह जो है आपकी सारी पूरा एक बड़ा अच्छा सा एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर शॉर्ट में आएगा तो फिर आपने जो है बस इसकी टाइप्स लिखनी है और हेडिंग लिखनी है। तो हमने जो है टाइप्स पढ़ी हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, फिर हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, इसकी टाइप्स पढ़ी, देन हमने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, देन इसकी टाइप्स पढ़ी। तो होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और इंशाल्लाह फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा कि मेरी क्लासेस कैसी लगी आपको और कैसे जा रहा है हमारा टॉपिक। तो कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।